हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो क्या है ग्रेविटेशन? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर एक ही ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व कर रहा है? वो चलते चलते अपने सोलर सिस्टम से बाहर क्यों नहीं निकल जाता है? या कोई सैटेलाइट जैसे कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। मून अपने ऑर्बिट को एस्केप करके क्यों नहीं बाहर निकल जा रहा है? इट मीन्स कि कोई एक इनविजिबल फोर्स है जो उसको बाहर जाने से रोक रहा है। वही फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। क्लियर? ये तो आपको पता है कि ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। सभी एक दूसरे एक ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। कोई भी प्लैनेट जो है एक दूसरे के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या दूसरे के ऑर्बिट में नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? क्योंकि कुछ ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो उसको दूसरे ऑर्बिट में जाने से रोक रहा है। वो इनविजिबल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, लेकिन इससे पहले न्यूटन से भी पहले गैलीलियो और केपलर ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ बातें कही थी। उन्होंने ग्रेविटेशन का डायरेक्टली जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इससे सिमिलर जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो न्यूटन जो है वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि न्यूटन जो है ग्रेविटेशनल का मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाला और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जिससे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला जा सके। अब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इट मीन्स हम जो है, मेरे में मास है, इस बोर्ड में मास है, दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हम दोनों जो है एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही करता है कि अट्रैक्ट करता है। तो फिर या इसका जवाब यह है कि हम दोनों के अलावा एक बहुत बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट है जो हम दोनों को अपनी ओर खींच ले रहा है। क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है। वो चीज़ है अर्थ। इसीलिए बोर्ड और हम दोनों अर्थ से चिपके हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो एक एप्पल जो पेड़ से टूट के नीचे गिरा और एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है जिसको मून बोलते हैं, दोनों के बीच में क्या कॉमनैलिटीज है? दोनों के बीच में कॉमनैलिटी है कि दोनों पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उस पर दो तरीके का फोर्स लगता है। एक फोर्स जो इसको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा, तो इस डायरेक्शन में अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये तो सीधा निकल जाएगा ऊपर। तो एक फोर्स ऐसा भी रहता है जो इसको अंदर की ओर खींचते रहता है, हर वक्त उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज करते रहता है। हर पॉइंट पे वो टेंजेंट निकल जाएगा अगर उसको बाहर से कोई पुल, अंदर से कोई पुल नहीं करे। इट मीन्स इसको अंदर की ओर पुल करने वाला भी एक फोर्स है। तो अंदर की ओर पुल करने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। जो बाहर की ओर जो मूवमेंट होता है, ये जो फोर्स जो बाहर की ओर लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हर एक पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके डायरेक्शन को बदल रहा है हर एक पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे ये इधर जाना चाहता था लेकिन उसको अंदर की ओर खींच लिया, इसलिए वो इधर गया। तो हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे कर रहा है और इसीलिए वो एक ही ऑर्बिट में जब से बना है तब से घूमता चला जा रहा है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है, सारे ऑब्जेक्ट में मास है, तो जिसमें भी मास है वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ये कितना लगाएगा ये डिपेंड करता है उसके मास पर और उसके बीच के डिस्टेंस पर। इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन दिया, न्यूटन दिया। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ और मून में नहीं होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में होता है। ये चीज याद रखने वाला बात है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान दीजिएगा, एवरी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स ये हम इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैमरा को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सभी एक दूसरे में जाके नहीं चिपक जा रहे हैं, क्योंकि इन सब से कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो हम सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, वो क्या है, अर्थ। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, तो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे डिपेंड करता है। माने दो ऑब्जेक्ट, सपोज इसका मास है m1 या कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल M और स्मॉल m के प्रोडक्ट पे। मतलब इसका वैल्यू जितना ज्यादा आएगा फोर्स भी उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब उल्टा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, और ऐसे समझिए कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² के। इट मीन्स अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा, ठीक है, तो फोर्स जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लॉ ऑफ इक्वेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है न्यूटन दिया था। इसमें अभी हम लोग क्या पढ़े कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि F जो है प्रोपोर्शनेट है इसके। अब इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का जरूरत चाहिए। मींस इसका जो वैल्यू आया क्या वो फोर्स को बता देगा? नहीं। तो कुछ ऐसा नंबर था जो 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 इसके वैल्यू को जिससे गुना करते तभी जाके मेरे को एक्चुअल फोर्स के बारे में पता चलता। वो नंबर जो है वो नंबर न्यूटन खोज के दिया। ठीक है, न्यूटन बोला कि एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इस वैल्यू से जब इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरे को दो ऑब्जेक्ट के बीच का एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स पता चलेगा। ठीक है, तो इसको बोल दिया गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल G से। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहना चाह रहा है। असल में इनवर्स स्क्वायर लॉ इस फॉर्मूले को ही समझाता है कि डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो समझिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये हम लोग पीछे समझे हैं।
एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि अगर या सपोज यहाँ देखिए कि अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का है उसका डिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा तो इनवर्स है। तो अगर डिस्टेंस डबल कर दें माने डिस्टेंस को बढ़ाए हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस बढ़ा है तो फोर्स घटेगा, लॉजिक यही है। तो कितना घटेगा फोर्स? तो अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं माने 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब फोर्स जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स कमजोर हो जाएगा। 4 टाइम्स कमजोर होने का मतलब है कि 1/4 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर डिस्टेंस को हम ट्रिपल करते हैं माने 3 गुना करते हैं तो फोर्स जो है 9 टाइम्स कमजोर हो जाएगा, 9 टाइम्स वीक हो जाएगा। इट मींस 1/9 हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं और जैसा होगा हम उसको उसमें सुधार करके और बेहतर तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा सिंगल फेनोमेना है जो हर जगह अप्लाई होता है। जब इतना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन भी जान लेते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो एक ऐसा फोर्स जो आपको अर्थ पे टिका के रखता है। अर्थ ऐसे गोल है, सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। तो अगर कोई आदमी है वो यहाँ भी खड़ा है तो वो इधर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको इससे चिपका करके रखा हुआ है। तो एक ऐसा फोर्स जो हमको अर्थ से चिपका करके रखता है वही ग्रेविटेशन फोर्स है। दूसरा, मून को अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करवा रहा है एक ही ऑर्बिट में, उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। सारे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, ये भी प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हो रहा है। इवन टाइड्स टाइड्स मीन्स आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर लेवल राइज होता है फिर वाटर लेवल नीचे चला जाता है, तो वो मून के ग्रेविटी के वजह से होता है। बाल्टी में रखा हुआ पानी नहीं होगा, उसके लिए लार्ज सरफेस वाटर बॉडीज चाहिए। तो ओशंस में होता है, रिवर में, बड़े रिवर में होता है, जनरली ओशंस में होता है, ठीक है। ये मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से होता है। ग्रेविटेशनल पुल वाटर को खींच लेता है, ठीक है। अगर टाइड्स को हम दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, टाइड्स कहने का मतलब है कि जैसे कि सॉरी टाइड्स कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाटर सरफेस है। सपोज यहाँ पे मून आया और यहाँ पे सन आया, तो दोनों, और अर्थ के ऊपर वाटर सरफेस है, ये वाटर है, मान लीजिए सपोज ऐसे कर लीजिए, ये वाटर है। तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो इसको अपनी ओर खींच रहा है, और इसको मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो अपनी ओर खींच रहा है। तो इससे क्या होगा कि ओशनिक वाटर में थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज आ जाएगा, थोड़ा सा ये उठ जाएगा, इसी को टाइड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अर्थ के ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में ग्रेविटेशनल एक्सेल, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी स्पीड में कितने चेंजेस आए, कैसे चेंजेस आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे गिरता है ऊपर से, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। इस फ्री फॉल में क्या होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन को हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका शुरुआत का चाल, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का स्पीड या वेलोसिटी बोलेंगे 0 है। जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, तो इसका स्पीड जो है बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने का भी कुछ रेट होगा कि हर एक सेकंड में ये कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो हर एक सेकंड में ये कितना बढ़ेगा, वो उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। कैपिटल जी जो था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, स्मॉल जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इट मींस mg होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है उसके मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे तो फोर्स मेरे को पता लग जाएगा। और न्यूटन बाबा ने एक फॉर्मूला ये भी दे दिया कि F बराबर g m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। r की जगह पे d भी बहुत जगह लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इट मींस अगर दोनों फोर्स को डिनोट कर रहा है तो लिख सकते हैं कि mg जो है, ये mg ये इस वाले के बराबर है। तो सपोज इसके मास को m बोल दिए, इसके मास को स्मॉल m बोल दिए और अर्थ के मास को कैपिटल M बोल दिए, ठीक है। तो स्मॉल m में जो फोर्स लगा उसी को mg लिख कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में क्या लग रहा है वो भी तो यही निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो इक्वेट कर दिए, दोनों तरफ पाया जा रहा है ये m, तो ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से g का वैल्यू जो है मेरे को निकला, ये g जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। इट मींस ग्रेविटेशन के वजह से कितना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से ये डिराइव हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे। अर्थ कितना लगा रहा है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ पे और उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। तो मास ऑफ द अर्थ का हमको वैल्यू पता है। कोई ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, जनरली अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से चिपका हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ द अर्थ को ही r स्क्वायर लिख दिए। जब दोनों के वैल्यू को पुट किए तो वहां से एक वैल्यू मेरे को निकल के आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया
ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ हुआ। इसको बहुत बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज किया जाएगा, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका मास से कोई लेना, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल m कैंसिल हो गया ना। इट मीन्स किसी भारी ऑब्जेक्ट को गिराएं या किसी हल्के ऑब्जेक्ट को गिराएं, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से ही गिरेगा। जैसे कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। जब हम इसको गिरा रहे हैं, ये क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर है और ये एक पेन है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है। दोनों को एक पोजीशन से गिरा है, दोनों सेम एक साथ गिरा और दोनों सेम स्पीड से गिरा, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से गिरा। तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, दोनों सेम रेट से गिरेगा। तो फॉल एट द सेम रेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे याद रखने वाला बात है, एयर रेजिस्टेंस का एब्सेंस होना जरूरी है। अब दो मास को, एक फेदर ले लिए और एक कोई भारी बॉल ले लिए और दोनों को ड्रॉप किया, तो फेदर धीरे धीरे गिरेगा। तो वहाँ वो धीरे धीरे इस वजह से गिर रहा है क्योंकि एयर का जो रेजिस्टेंस है वो उसको गिरने से रोक रहा है। एयर जो है फ्रिक्शन लगा करके उसको रोक रहा है, ठीक है। तो एयर के एब्सेंस में वो दोनों एक साथ गिरेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज आता है, दो कॉन्सेप्ट आता है जो अक्सर जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। दोनों को सिनोनिमस मानते हैं कि दोनों सेम होता है, लेकिन असल में दोनों में डिफरेंस है। दो ऑब्जेक्ट, वो दो क्या चीज है, एक तो है मास और दूसरा है वेट। मास जो है आपका, आप कहीं पे भी चले जाइए, वो यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन वेट जो है आपका यूनिवर्स में हर जगह बदलते रहेगा। वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। कैसे? कि जैसे कि आप ऐसे समझिए कि मास क्या है, तो मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट इनर्शिया है, कि ऑब्जेक्ट के मैटर जो है उसका असल में इनर्शिया कितना है। ये हर जगह सेम रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो या मून पे हो या कहीं पे भी आउटर स्पेस में भी हो, ठीक है। और इसको भी हम लोग नापते हैं किस में, इसको हम किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स जो है, एक वेट जो है वो एक फोर्स है। तो हम लोग जनरल टर्म में बोल देते हैं कि इसका वेट इतना है, असल में हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइंस हर जगह है, ठीक है। हम लोग लेमन भाषा में, आम भाषा में यूज कर देते हैं वेट वर्ड, लेकिन वेट जो वर्ड है वो असल में क्या है, एक फोर्स है। वो क्या है जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में। ऐसे समझिए कि एक आदमी है, इसका मास जो है वो कितना है, मान लीजिए 30 kg है। आदमी क्या, बच्चा है, 30 kg है तो बच्चा हुआ, ठीक है। अब ये कहीं पे भी है, स्पेस में कहीं पे भी है, तो इसका जो मास जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, 30 kg ही रहेगा। लेकिन अगर ये अर्थ पे है, अगर इसी को अर्थ पे ले आए, तो अर्थ का ग्रेविटी, इसका पहले से मास कितना था, 30 kg था, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो वो ऐसे समझिए कि वेइंग मशीन पे आप 1 किलो का कुछ सामान रखे और अलग से ऊपर से और फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो ज्यादा वेट दिखाएगा ना उस पे। उसी तरीके से अगर इस डायरेक्शन में और एक्स्ट्रा फोर्स लग गया तो ये 30 kg का थोड़ी फील होगा, ये तो और ज्यादा फील होगा। तो कितना फील होगा, जितना भी फील होगा वो उसको क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी मास को किससे गुना कर देंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा फोर्स निकलेगा और वो किस में निकलेगा, न्यूटन में निकलेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
ये वही चीज दिखा रहा है जो हम अभी समझाए हैं। तो आपका वेट जो है हर जगह डिफरेंट होगा, मून पे अलग होगा। अर्थ पे इस एस्ट्रोनॉट का वेट जो है 98 न्यूटन था। इसका एक्चुअल में मास जो है वो कितना है, 10 केजी है। और ये तो कांस्टेंट रहेगा ना हर जगह। कांस्टेंट मतलब होता है जो कभी ना बदले, हर जगह सेम रहे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। मून पर अर्थ के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इट मींस मून पर मास तो सेम रहेगा लेकिन वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा, तो लगभग 16.3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकला, ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि मून पर अर्थ का अर्थ पे जितना वेट है तो मून पे कितना वेट होगा, तो मून पे लगभग 1/6 हो जाएगा ऑफ द अर्थ। इट मींस अर्थ पे अगर आपका वेट जो है 60 केजी है या 60 न्यूटन है ये अर्थ पे, तो मून पर हो जाएगा 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो वहां आपको 10 केजी वेट होगा। ये वेट का बात हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस ये होता है, मून का रेडियस मास इतना, मून का रेडियस 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। ये सारा वैल्यू जो है आपको मेमोराइज कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं प्रेशर। क्या है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और थ्रस्ट, तो दो कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको बोलते हैं थ्रस्ट और एक को बोलते हैं प्रेशर। तो ऐसे समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, तो जो वो फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है। सपोज ये सरफेस है तो ये 90 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा होगा ना, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री पे जो भी परपेंडिकुलर पे जो फोर्स, जितना भी फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल देंगे, थ्रस्ट बोल देंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए असल में उसका वेट ही क्या है, थ्रस्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट है वो परपेंडिकुलरली ही तो लग रहा है किसी भी सरफेस पे, तो असल में वेट क्या है, थ्रस्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अब प्रेशर क्या चीज है, तो जब हम किसी भी थ्रस्ट को पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करेंगे कि पर मीटर स्क्वायर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना थ्रस्ट लग रहा है, या पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना थ्रस्ट लग रहा है, एरिया तो पढ़ रखे हम लोग, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेशर। तो यहाँ से प्रेशर का एक फॉर्मूला निकलता है जिसको बोलते हैं थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट असल में क्या है, फोर्स है, तो बहुत जगह फोर्स बाई एरिया भी लिखता है वहां पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप लोगों ने सर्कस देखा होगा, तो आप लोग देखे हैं कि एक सर्कस में एक कलाकार जो है वो जमीन पे लेटता है और अपने ऊपर से गाड़ी को अपने ऊपर से गाड़ी को चलवाता है। तो उसमें भी साइंस है, गाड़ी को ऐसे ही नहीं ऊपर से कहेगा कि जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें वो घायल हो सकता है, उसको इंजरी हो सकता है। तो वो क्या करेगा कि अपने ऊपर जो है एक मोटा सा पटरा रखेगा लकड़ी का। तो चूंकि लकड़ी का पटरा का सरफेस एरिया ज्यादा है, चौड़ा सा लकड़ी है, तो लकड़ी का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो उस पर जो गाड़ी चढ़ रहा है उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसके वजह से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और उसी प्रेशर के वजह प्रेशर के कम होने के वजह से वो इंसान जो है उसको कुछ भी चोट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये नेल, तो नेल में हमेशा पॉइंटेड टिप रहता है। इट मीन्स प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, फोर्स जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। लेकिन प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इट मीन्स एरिया जितना बढ़ा देंगे प्रेशर उतना कम लगेगा, एरिया जितना घटा देंगे प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो एक शार्प नेल है तो इसके आगे का एरिया यहाँ पर देखिए, एरिया क्या है,
एरिया लेस है, बहुत कम है। तो एरिया कम है तो थोड़े से फोर्स में भी ज्यादा प्रेशर लग जाएगा। आया समझ में? और उसी के वजह से वो क्या होगा कि दीवार के अंदर मारना, ईटा कील को ठोकना आसान हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे ब्लंट एज रहता, यहाँ पे एरिया ज्यादा रहता और ये ऐसे रहता, तो फिर कील ठोकना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर शायद ही कुछ इम्पैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से आर्मी टैंक्स, आर्मी टैंक का जो वेट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अब बालू पे चल रहा है वो, तो बालू पे चल रहा है तो वो तो धंस जाएगा बालू पे। इसलिए देखे होंगे कि उसका जो आर्मी टैंक का जो टायर होता है वो नॉर्मल टायर जैसा नहीं होता, वो बेल्ट टाइप होता है। तो बेल्ट के वजह से क्या हुआ? एरिया जो है वो बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो इसके वजह से फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्रेशर कम लगा, और प्रेशर कम लगने के वजह से टैंक जो है बालू के अंदर धंसा नहीं और कंफर्टेबली वो बालू पे चल पाया। ठीक है। सेम लॉ अप्लाई होता है हम पर भी। हम लोग जब बालू पे चलते हैं पैर पे, तो पैर से, तो चूंकि पैर का सरफेस एरिया कम है तो हम लोग पैर धंस जाता है। लेकिन अगर लेट के क्रॉल करेंगे तो पूरा बॉडी नहीं धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। क्लियर? ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक ऐसा फोर्स जो कि फ्लूइड पे काम करता है, फ्लूइड में मौजूद रहता है, जैसे कि उस फोर्स को बोलते हैं बायोएंसी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड फ्लूइड अक्सर एक मिसकंसेप्शन रहता है कि फ्लूइड सिर्फ लिक्विड को बोलते हैं। फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं होता है। फ्लूइड का मतलब ऐसा मैटर जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है। तो फ्लो तो लिक्विड और गैस दोनों कर सकता है ना। इट मीन्स फ्लूइड क्या है? लिक्विड और गैस। इट मीन बायोएंसी जो है वो गैसियस मीडियम में भी रहेगा और लिक्विड मीडियम में रहेगा, लेकिन जनरली लिक्विड मान के चलते हैं हम लोग, तो लिक्विड के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में डुबोए तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास वेट है, क्योंकि ये चीज तो अर्थ पे ही है ना, तो इसका मास भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो वेट बराबर क्या होता है? mg होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो ये नीचे जा रहा है इसके काउंटर में, इसके अपोजिट में वाटर या कोई भी फ्लूइड फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं बायएंड फोर्स। क्लियर? तो आप देखे होंगे कि किसी हवा से भरे बॉटल को अंदर डुबोएंगे तो ये बाहर की ओर पुश होगा, तो बायएंड फोर्स क्या करता है? इसको बाहर की ओर पुश करता है। तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ। फोर्स अपोजिट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है बायएंड फोर्स। ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है कि क्या रिलेशनशिप है वेट और बायएंसी में। ठीक है। क्या चीज डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा कि ऊपर सिंक करेगा या पार्शियली फ्लोट करेगा? डूबने का मतलब ही होता है सिंक करना, सॉरी। सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। पूरी तरीके से फ्लोट भी कर सकता है या पार्शियली फ्लोट भी कर सकता है। ठीक है। अब ध्यान रखिए, वो चीज है क्या? डेंसिटी। और किसका डेंसिटी? दोनों का डेंसिटी। इसका डेंसिटी कितना है और इसका डेंसिटी कितना है, दोनों के डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा या सिंक करेगा मतलब डूब जाएगा। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। मास को हम लोग नापते हैं केजी में, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में। तो इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसी को इस तरीके से लिखा जाता है केजी मीटर -3 मतलब पर हो गया। तो ये डेंसिटी का यूनिट हुआ। ठीक है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी का डेफिनेशन, देख लीजिएगा। कौन चीज डूबेगा, ये इसके लिए देखना पड़ता है कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, मतलब इसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट DO, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड DF, फ्लूइड माने लिक्विड या गैस जिसमें वो सबमर्ज है, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा, यहाँ पे लिख रहा है वही बात। इस अब फ्लोट क्यों कर पा रहा है, ये कौन से फोर्स के वजह से फ्लोट कर पा रहा है, बायंड फोर्स के वजह से। तो बायंड फोर्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से। जैसे कि यहाँ पे कॉर्क है, कॉर्क को हम वाटर में डाले हैं, तो ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा दे रहा है, बायंड फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, इस वजह से ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बायंड फोर्स ज्यादा लग रहा है इसलिए ऊपर है, और वेट कम लग रहा है इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक आयरन नेल है, वहीं दूसरी तरफ एक आयरन नेल है, इसमें ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। तो देन ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन फ्लूइड डेंसिटी, तो इसीलिए यहाँ पे बायंड फोर्स जो हो गया वो कम हो गया और वेट जो है हो गया ज्यादा हो गया, इसलिए ये सबमर्ज हो गया, डूब गया। सबमर्ज होना मतलब होता है डूब जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूरेका, ये वर्ड शायद आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, स्टोरी क्या है कि एक आदमी था ग्रीस में जिसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज अपने बाथटब में मजे से नहा रहा था। ठीक है, फिर वो सडनली वो रियलाइज किया कुछ चीज, और इस एक्साइटमेंट में कि वो कुछ डिस्कवर किया है, इस एक्साइटमेंट में वो बाथटब से निकल करके दौड़ के वो चला गया कहाँ, प्रिंस अपने राज दरबार में। वैसे ही काफी फनी इंसिडेंट है। ठीक है, और क्या चिल्लाते हुए निकला, यूरेका चिल्लाते हुए निकला। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो क्यों चिल्लाया, वो क्या ऐसा डिस्कवर कर लिया था जो इतना एक्साइटेड था। तो वो बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो क्यूब शेप का है, तो इसका वॉल्यूम निकालना काफी ज्यादा इजी है कि साइड इंटू साइड कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वो डेफिनिट शेप का है, फिक्स शेप का है। लेकिन कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे दे जो ऐसा इस आकार का है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालिएगा। तो इसके वॉल्यूम के लिए ही वो जो है एक कॉन्सेप्ट लाया था जिसको बोला गया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, वो बोला कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी को हम पूरी तरीके से या थोड़ा भी लिक्विड में डुबोते हैं, तो एक अपवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी को तो बायंड फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स बराबर किसके रहता है, ये फोर्स बराबर उसी के रहता है जितना पानी वो क्या किए करे, डिस्प्लेस करे। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा यहाँ पे कि सपोज यहाँ तक पानी था पूरा भरा हुआ, ये पूरा पानी ऐसे भरा हुआ था। ठीक है, एक 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को लिए और जब इसको इसमें डुबोए, तो देखिए पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं हुआ। ठीक है, पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं हुआ, आधा सबमर्ज हुआ। तो ये जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया, तो 7 न्यूटन इधर दिखा रहा है और 3 न्यूटन को वो डिस्प्लेस कर दिया। आया समझ में। तो हवा में उसका वेट है 10 न्यूटन, बायंड फोर्स लगा इस पे 3 न्यूटन का, तो चूंकि 3 न्यूटन का बायंड फोर्स लगा, इसलिए 3 न्यूटन का वाटर भी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है शिप्स बनाने में, सबमरीन्स बनाने में, इन सारे चीज में। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल है डिजाइन ऑफ शिप, सबमरीन और हाइड्रोमीटर, इन सब चीज को बनाने में। अब स्टील का बना हुआ शिप को फिर भी फ्लोट करवा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो कुछ शेप है वो हॉलो रहता है।
हॉलो रहेगा तो वो ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। जितना ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियस सी बात देखिए, यहाँ अगर 7 न्यूटन को डिस्प्लेस करता या 8 न्यूटन को डिस्प्लेस करता, माने 8 न्यूटन का उस पर बाइंड फोर्स लगता। 10 न्यूटन पूरा डिस्प्लेस कर देता, इसमें इसका मतलब 10 न्यूटन का बाइंड फोर्स लगता। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करेगा उतना इसको ऊपर की ओर बाइंड फोर्स मिलेगा। तो शिप को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वाटर को डिस्प्लेस करे। ज्यादा से ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, इट मीन ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिलेगा, बाइंड फोर्स मिलेगा, और वो उसको फ्लोट कर पाएगा वो आसानी से। ठीक है, यही प्रिंसिपल जो है अप्लाई होता है शिप्स में और सबमरीन्स में। तो हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में पढ़ा, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ा। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बायन फोर्स के बारे में जाने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जाने। ये सारा चीज जो है आपके ग्रेविटेशनल चैप्टर में मौजूद है। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि एक फंडामेंटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है जो हर जगह अप्लाई होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।